नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो मानव नेत्र प्रकृति की एक अत्यंत सुंदर मूल्यवान देन है जो हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाती है। मानव नेत्र की सहायता से मनुष्य पास की व दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। मानव नेत्र की संरचना, वैसे यह एक प्रकाशीय संवेदी अंग होता है। आइए हम लोग देखते हैं मानव नेत्र की संरचना। तो यहाँ चित्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले मानव नेत्र में की आता है दृढ़ पटल। मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होता है जिसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर होता है तथा जो बाहर से एक दृढ़ व पारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। यह अपारदर्शी दृढ़ पटल कहलाती है जो नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करती है। इसके बाद आता है रक्तक पटल। श्वेत पत्र के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली लगी होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। काले रंग के कारण यह प्रकाश को अवशोषित करती है और आंतरिक परावर्तन को रोकती है। इसके बाद आता है कार्निया। नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ पारदर्शक होता है। इस भाग को कार्निया कहते हैं और इसको स्वच्छमंडल भी कहा जाता है। प्रकाश कार्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तथा प्रकाश किरणों का अधिकांश आंतरिक भाग कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। आइरिस। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। यह कैमरे के डायाफ्राम की भांति कार्य करता है। आँख का जो रंग होता है वो आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। इसे परितारिका भी कहते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कई देशों में लोगों की आँखें किसी की भूरी, किसी की नीली, अलग अलग होती हैं। तो ये क्यों होती है? ये कार्निया की वजह से होती हैं। इसके बाद आता है पुतली। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है तथा पुतली के आकार को आइरिस या परितारिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जब प्रकाश अधिक चमकीला होता है तो आइरिस क्या होता है, सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देता है जिससे कि नेत्र में कम प्रकाश प्रवेश कर सके। और जब प्रकाश मंद यानी कि कम हो तो आइरिस फैलकर पुतली को बड़ा बना देता है जिससे आँख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। अतः प्रकाश को सीमित मात्रा में ही नेत्र में प्रवेश कर पाती है। इसके बाद आता है नेत्र लेंस। आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना हुआ एक पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दें, मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो त्रिविमीय होता है। वो तीनों बीमाओं को एक साथ एक निश्चित दूरी पर देख सकता है। यानी कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, उस पर अगर किसी वस्तु को रखा जाए तो वो उसकी तीनों बीमा यानी कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, इन तीनों को देख सकता है। आइए फिर से, तथा यह अभिसारी प्रकृति का होता है। लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी और आगे के भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। नेत्र के लेंस का अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। ऐसे ये जल के अपवर्तनांक के लगभग बराबर होगा। पछांबी मांसपेशियां। नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर टिका रहता है जिसे पछांबी मांसपेशियां कहते हैं। इस मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक किया जा सकता है जिससे दूर या पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। इसके बाद आता है रेटिना। रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग से में दृढ़ नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। इस पर्दे पर शंक्वाकार व दंडाकार सेलें दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो क्रमशः प्रकाश के रंग तथा तीव्रता पर निर्भर के लिए सुग्राही होती हैं।
क्योंकि मुर्गा जो होता है, जो देखा होगा आपने, सुबह प्रातःकाल 4 बजे बांग देता है। वो क्यों देता है? क्योंकि मुर्गे की नेत्र में जो है डंडाकार कोशिकाएं बहुत कम होती हैं, जो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। यही कारण है कि मुर्गा जो होता है सूर्योदय होते ही जाग जाता है और सूर्यास्त होते ही सो जाता है। जलीय या कचाब द्रव। कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य में एक नमकीन द्रव भरा होता है। इस द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। इसी प्रकार नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य भी एक पारदर्शक द्रव भरा होता है, इसे कचाब द्रव कहते हैं। इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.33 लगभग जल के अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसके बाद आइए पीत बिंदु। रेटिना के केंद्र तथा पास में एक गोल पीला बिंदु होता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं, तथा इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, जिससे कि इस बिंदु पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। आइए इसके बाद होता है अंधबिंदु। जिस बिंदु पर से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को अंधबिंदु कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होती है, जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। आज हमने आपको मानव नेत्र के बारे में बताया। आप इसको ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, हम इसको और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। सबको धन्यवाद, नमस्कार।